आज की इस वीडियो का टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर कंप्लीट रिपोजेशन। इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्लीट रिपोजेशन क्या होती है, कंपनी कंप्लीट रिपोजेशन क्यों करती है और किस तरह से इसके लिए अकाउंटिंग को परफॉर्म कर सकती है। तो जो कंप्लीट रिपोजेशन का कंसेप्ट है वो हायर परचेज में एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले जानते हैं हायर परचेज क्या है। जब भी कोई कंपनी इंस्टॉलमेंट पर या किस्तों पर चीज़ों को खरीदती है तो उसे हम कहते हैं कि यह हायर परचेज कर रही है। अब जो बंदा किस्तों पर चीज़ों को खरीद रहा है, मतलब जो हायर परचेजर है, अगर वो कोई इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर सकता किसी भी वजह से, तो जो किस्तों पर चीज़ें बेचने वाला पर्सन है, मतलब जो हायर वेंडर है, वो उससे अपना एसेट वापस ले लेगा जो उसने चीज़ किस्तों पर दी होगी। तो एसेट को इंस्टॉलमेंट ना करने की वजह से जब वापस लिया जाएगा तो इसे हम कहेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन रीपोजेशन कर रही है। और ये रीपोजेशन हायर वेंडर कंपनी करेगी क्योंकि इसने अपनी चीज बेची है हायर परचेजर को, तो वो उससे वापस ले लेगी। अब इसी बात को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो लेट सपोज हमारे पास एक कंपनी है, लियो लिमिटेड कंपनी। लियो लिमिटेड कंपनी लोडिंग का बिजनेस करती है जिसके लिए उसको व्हीकल्स चाहिए। लेट सपोज कि जो व्हीकल्स चाहिए उसको वो 20 मिलियन रुपीस की चाहिए, लेकिन अब कंपनी के पास इतने 20 मिलियन रुपीस नहीं है कि वो इन व्हीकल्स को खरीद सके। तो कंपनी क्या करेगी कि लेट सपोज कोई XYZ कंपनी है, कंपनी उसके पास जाएगी और उसे कहेगी कि इंस्टॉलमेंट्स पर उसे ये 20 मिलियन की व्हीकल्स दे दे। अब यहाँ पर ये जो लियो लिमिटेड कंपनी है ये हायर परचेजर है क्योंकि ये व्हीकल्स खरीद रही है, और XYZ कंपनी हायर वेंडर है, ये बेच रही है। अब लेट सपोज बात ये हुई है कि जो लियो कंपनी है वो इन पैसों को 4 इंस्टॉलमेंट्स में, 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे XYZ कंपनी को। लेकिन जो लियो कंपनी है उसने लेट सपोज कि 3 इंस्टॉलमेंट सिर्फ और सिर्फ पे की हैं। तो अब XYZ कंपनी के पास ये राइट है कि वो लियो कंपनी के पास जाए और उससे ये व्हीकल वापस ले ले। अब जब वो व्हीकल्स को वापस लेगा तो लेट सपोज यहाँ पर एक नहीं बल्कि उसने 10 व्हीकल्स खरीदनी थी। तो अब यहाँ पे वो 10 में से 10 ही व्हीकल्स को अगर वापस ले लेगा, अपने पास ले आएगा, तो इसे हम कहेंगे कि उसने कंप्लीट रीप्रोसेस कर लिया है, कंप्लीटली उसने चीजें वापस अपने कब्जे में ले ली हैं। तो ये हो गई हमारे पास कंप्लीट रीपोजेशन। अब बात आती है कि कंपनी कंप्लीट रिपोजेशन क्यों कर सकती है। तो कंपनी ने क्योंकि जब हायर परचेज की तो उसने ओनरशिप को ट्रांसफर नहीं किया था बल्कि सिर्फ और सिर्फ पोजेशन दी थी। तो अगर उसने सिर्फ पोजेशन दी है तो वो किसी भी टाइम उस चीज को वापस कंप्लीटली रीपोसेस कर सकते हैं क्योंकि उस चीज की मलकियत नहीं दी गई बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसका कब्जा दिया गया था। तो यहाँ से अब हम स्टार्ट करेंगे आगे, देखते हैं कि इसकी अकाउंटिंग को किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल पर चलते हैं और समझते हैं कि अकाउंटिंग को किस तरह से परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले अगर रिक्वायरमेंट देखें तो रिक्वायर किया जा रहा है कि जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कारवान ट्रांसपोर्ट लिमिटेड कंपनी। कारवान ट्रांसपोर्ट लिमिटेड कंपनी के बुक्स में हमने जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है। साथ ही साथ जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो ये है कि बस अकाउंट, मून ट्रांसपोर्ट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कारवान लिमिटेड कंपनी। हमने लेजर अकाउंट्स बनाने हैं बस अकाउंट का और मून ट्रांसपोर्ट लिमिटेड कंपनी का। उसके बाद फिर हमने जर्नल एंट्रीज देनी है मून ट्रांसपोर्ट लिमिटेड कंपनी की, और साथ ही साथ कारवान ट्रांसपोर्ट लिमिटेड कंपनी के लिए हमने गुड रिपोजेशन अकाउंट और बनाना है मून ट्रांसपोर्ट कंपनी के अंडर। अब यहाँ से हम अपने अगर एग्जाम्पल को पढ़ना स्टार्ट करें तो एग्रीमेंट डेट है 1 जनवरी 2015 की। हायर परचेजर जो है वो कारवान ट्रांसपोर्ट है, मतलब कारवान ट्रांसपोर्ट ने चीज़ें खरीदी हैं मून ट्रांसपोर्ट से। तो हायर वेंडर है मून ट्रांसपोर्ट जो किस्तों पर चीज़ें बेच रहा है, और जो किस्तों पर चीज़ें खरीद रही है कंपनी वो है कारवान ट्रांसपोर्ट लिमिटेड कंपनी।
एसेट ऑन हायर परचेज, जो एसेट हायर परचेज या इंस्टॉलमेंट पर खरीदा जा रहा है वो है बस। कैश प्राइस है 2,80,000 रुपये, डाउन पेमेंट 75,000 की कर दी गई है, और जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो 3 इंस्टॉलमेंट्स हैं 75,000 हर साल की, जो कि हर साल के आखिर में पे की जाएंगी। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है जो कि है 10%, और डेप्रिसिएशन के लिए कहा जाता है कि 20% रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या फिर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे डेप्रिसिएशन का रेट अप्लाई किया जाएगा। इसको आगे जाके हम कैलकुलेट भी करेंगे। Because of the financial difficulties, कारवान लिमिटेड कंपनी could not pay the second installment। क्योंकि उसके ऊपर कुछ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज थी, इसलिए कारवान ट्रांसपोर्ट नहीं पे कर सकी दूसरी इंस्टॉलमेंट। टू एंड मून ट्रांसपोर्ट कंपनी टू बैक द पोजेशन ऑफ बस, और मून लिम ट्रांसपोर्ट कंपनी ने क्या किया है कि उसने पोजेशन वापस ले ली है बसेस की ऑन 31 दिसंबर 2016, 31 दिसंबर 2016 पे, एंड सोल्ड फॉर 1,70,550 रुपीज, और उसने उन बसेस को वापस लेकर आगे बेच दिया है 1,70,550 रुपए में। तो अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले कारवान ट्रांसपोर्ट कंपनी के लिए जर्नल बना लेते हैं, एंट्रीज रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो सबसे पहली एंट्री हो जाएगी 2015 यकम जनवरी को। जो एंट्री किस चीज़ की होगी, वो एंट्री होगी क्योंकि हमारे पास एग्रीमेंट डेट यकम जनवरी 2015 की है, इसलिए इस डेट पर कैश प्राइस की बेसिस पर एसेट खरीदा गया है, तो यहाँ पे हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे कि बस अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि बस हम खरीद रहे हैं और एसेट आ रहा है कंपनी में, कंपनी का एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो एसेट का बैलेंस डेबिट होता है। जब एसेट में इंक्रीज आया तो उसको हमने डेबिट कर दिया, और कितनी अमाउंट से, जितनी उसकी कैश प्राइस है 2,80,000 रुपये से। इसी तरह क्रेडिट कर देंगे उस कंपनी को जिसको पैसे देने हैं। तो ये हमारे हो गए क्रेडिटर्स, कारवान ट्रांसपोर्ट के ये क्रेडिटर्स हैं। तो क्रेडिटर्स का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है क्योंकि वो कंपनी की लायबिलिटी होते हैं, और लायबिलिटी में इंक्रीज को हमने यहाँ पर क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया है 2,80,000 रुपये पे। साथ ही नरेशन लिख दी है बीइंग द परचेज ऑफ वैगन ऑन हायर परचेज सिस्टम। यहाँ पे हमने साथ मेंशन करना है कि हायर परचेज सिस्टम के थ्रू हमने वैगन को खरीदा है। उसके बाद यकम जनवरी 2015 पे ही अगर हम आए तो एक डाउन पेमेंट की गई है 75,000 रुपीज की। कंपनी ने इस डाउन पेमेंट को भी रिकॉर्ड करना है। तो अगर देखा जाए यहाँ पर तो डाउन पेमेंट इस तरह से रिकॉर्ड होगी कि मून ट्रांसपोर्ट कंपनी की लायबिलिटी 2,80,000 रुपए की थी, लेकिन इसी डेट पर एक अमाउंट पे कर दी जिसको हम डाउन पेमेंट कह रहे हैं, डाउन पेमेंट कर दी, तो इसलिए लायबिलिटी रिड्यूस होके हो जाएगी डेबिट, और साथ ही क्योंकि एसेट कम हो जाएगा, बैंक से पैसे जाएंगे, तो बैंक हम कर देंगे क्रेडिट, और कितनी अमाउंट से, जितनी अमाउंट कंपनी के पास एज अ डाउन पेमेंट आ रही है। उसके बाद एज अ डाउन पेमेंट कंपनी के पास से जा रही है। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे नरेशन लिख देंगे कि जो अमाउंट पे की गई है वो एज अ डाउन पेमेंट पे कर दी गई है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर आए तो इंटरेस्ट भी दिया गया है। अगर इंटरेस्ट दिया गया है तो यहाँ पे अब हमने इंटरेस्ट की एंट्री को रिकॉर्ड करना है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस को हमने कर दिया डेबिट, साथ ही साथ जिस कंपनी को हमने इंटरेस्ट पे करना है वो कंपनी है हायर वेंडर की कंपनी, उसको हम कर देंगे क्रेडिट, और कितनी अमाउंट से करेंगे उस अमाउंट के लिए यहाँ हम ब्रेकअप टेबल बना चुके हैं, जैसे कि हम अपनी पिछली वीडियोस में ब्रेकअप टेबल को डिटेल में सीख चुके हैं। कैश प्राइस में से डाउन पेमेंट को लेस कर दिया तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस आ गया। डाउन पेमेंट में इंटरेस्ट शामिल नहीं था, इसलिए हमने इंटरेस्ट को रिकॉर्ड नहीं किया, और ये डाउन पेमेंट सारी की सारी कैश प्राइस से रिलेट कर रही है, इसलिए हमने इसको सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट और टोटल कैश प्राइस में से लेस करके आउटस्टैंडिंग बैलेंस बना दिया। अब इस आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर 10% इंटरेस्ट लगाया है। इंटरेस्ट रेट था हमारे पास 10% जी, इस पर 10% इंटरेस्ट लगा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2,05,000 रुपए का इंटरेस्ट आ गया 20,500 रुपए। टोटल इंस्टॉलमेंट वही 75,000 रुपीज की थी, उसमें से हमने इंटरेस्ट को लेस कर दिया तो प्रिंसिपल की अमाउंट आ गई, इसी को हमने कैश प्राइस में शो कर दिया। अब जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस बच गया है, मतलब अब जो कंपनी के ऊपर लायबिलिटी बच गई है कि उसने मून ट्रांसपोर्ट को पैसे देने हैं, वो अब 1,50,499 रुपीज देने हैं, मतलब 1,50,499 रुपीज का अब लायबिलिटी है कारवान कंपनी के ऊपर। लेकिन साथ ही साथ अगर हम क्वेश्चन में देखें तो उसने कहा था
कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट कंपनी पे नहीं कर सकी। तो अब अगर कंपनी सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर सकी तो हमें सेकेंड इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड कैश प्राइस नहीं पता, ना प्रिंसिपल अमाउंट पता है, लेकिन इस आउटस्टैंडिंग पर इंटरेस्ट जरूर लगेगा, तो हमने यहाँ पर इंटरेस्ट को चार्ज कर दिया। तो इस तरह से ब्रेकअप टेबल को हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो पहले साल का अगर देखें इंटरेस्ट तो वो आ रहा है 20,500 रुपये। तो हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे 20,500 रुपये डेबिट के और 20,500 रुपये क्रेडिट के। साथ ही साथ यहाँ पर लिख देंगे हम कि इतनी जो इंटरेस्ट है वो इंस्टॉलमेंट पर ड्यू है, मतलब कंपनी ने इतना इंटरेस्ट पे करना है। और ये बात कब की है? ये बात है 31 दिसंबर 2015 की। उसके बाद इंटरेस्ट तो यहाँ पे हमने ड्यू कर दिया कि इंटरेस्ट कंपनी ने पे करना है, और हमने यहाँ पे अपने क्रेडिटर्स को भी इंक्रीज कर दिया था। लेकिन अब इसी डेट पर कंपनी ने क्या करना है कि उसने इस कारवान कंपनी ने दूसरी कंपनी को, हायर वेंडर को इंस्टॉलमेंट भी पे करनी है। तो जब इंस्टॉलमेंट की पेमेंट होगी तो उसी तरह से एंट्री करेंगे कि जो हमारे क्रेडिटर्स हैं उनको कम कर देंगे, लायबिलिटी कम डेबिट हो जाएगी, साथ ही साथ एसेट को कम कर देंगे जो कि बैंक अकाउंट है, तो ये हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा। और यहाँ पे हम नरेशन लिख देंगे कि इंस्टॉलमेंट रिसीव कर ली है। अब इसी साल के आखिर पे कुछ अमाउंट से जो एसेट है वो रिड्यूस भी करेगा, क्योंकि यहाँ पर डेप्रिसिएशन रेट भी हमें गिवन है। तो साल पूरा इस्तेमाल करने के बाद उसके यूज की वजह से एसेट में कमी आएगी, उसे हम कहेंगे कि वो डेप्रिसिएशन है। और डेप्रिसिएशन कंपनी का एक्सपेंस होता है, इसलिए डेप्रिसिएशन को करेंगे डेबिट। और क्योंकि डेप्रिसिएशन की वजह से कंपनी के एसेट की वैल्यू में कमी आती है, तो बस अकाउंट एसेट था उसको हम कर देंगे क्रेडिट। और अब कितनी अमाउंट से करेंगे उसके लिए यहाँ पर हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि बुक वैल्यू एट स्टार्ट कितनी थी, उसके ऊपर 20% डेप्रिसिएशन का रेट चार्ज करेंगे। तो जो वैल्यू एट स्टार्ट थी वो हमारे पास आ रही थी 2,80,000 रुपए की। अब डेप्रिसिएशन जब हमने 20% लेनी है तो इस 2,80,000 को मल्टीप्लाई कर देना है 20 से और डिवाइड कर देना है 100 से। तो ये ₹56,000 की डेप्रिसिएशन आ जाएगी पहले साल की। अब इसी डेप्रिसिएशन को 56,000 वाली डेप्रिसिएशन को हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड्स पे, और साथ ही साथ नरेशन लिख देंगे कि डेप्रिसिएशन को हम चार्ज कर चुके हैं बस अकाउंट पर। अब फिर जैसे कि नॉर्मली हमने सीखा था कि जितने भी जो आइटम्स होते हैं उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, उनको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज कर देते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंटरेस्ट अकाउंट जो था वो हमारे पास आ रहा था, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जिसका चार्ज होना जरूरी है। तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट पहले डेबिट था तो उसको क्रेडिट कर देंगे। साथ ही अगर हम दूसरा आइटम देखें तो वो हमारे पास आता है डेप्रिसिएशन का, तो हमने यहाँ पर डेप्रिसिएशन के अकाउंट को भी कर दिया है क्रेडिट। साथ ही साथ अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि एस इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को हम क्रेडिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एज एन एक्सपेंस हम इनको ऑलरेडी इनकी जो एंट्री है उनको पास करके इसको रिकॉर्ड कर चुके हैं। अब जब इनको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि ये उसकी एक्सपेंस साइड पर रिकॉर्ड कर दिए जाएंगे और इंटरेस्ट की वही अमाउंट आ जाएगी। साथ ही साथ जो डेप्रिसिएशन है उस डेप्रिसिएशन की भी वही 56,000 रुपीज की अमाउंट आ जाएगी, और जब हमने इनको टोटल किया तो वो 76,500 रुपीज आ गया। तो यहाँ पे अब हम इसकी नरेशन लिख देंगे कि हमने तमाम एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर दिया है। तो यहाँ तक 2015 का काम कंप्लीट हो गया। हमने इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, इंस्टॉलमेंट्स सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया और उसको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में भी ट्रांसफर कर दिया। अब मजीद 2016 की एंट्रीज के लिए हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे कि 2016 की एंट्रीज किस तरह से हम कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ हम हायर वेंडर का जर्नल और उसके लेजर्स भी बनाकर देखेंगे कि उसकी अकाउंटिंग को किस तरह से परफॉर्म किया जा सकता है।